आज हम सेकेंड ईयर ITI इलेक्ट्रीशियन का नीमी क्वेश्चन बैंक का डिस्कस करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है आपका DC जनरेटर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज X इन DC जनरेटर, यानी यह जो पार्ट है जो X जो मार्क किया गया है इस पार्ट का क्या नाम है बताने के लिए कहता है। तो सबसे पहले तो हम ये होल बॉडी के बारे में जान लेते हैं कि इसको टोटल को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं आपका कम्यूटेटर। क्या कहते हैं? इस पूरे होल पार्ट को कहते हैं कम्यूटेटर कहते हैं। और देखिए ये X जो इंगित किया हुआ भाग है ये कम्यूटेटर राइजर है, कम्यूटेटर राइजर। और देखिए ये वाला जो पार्ट है सिलिंड्रिकल टाइप का ये होता है आपका कॉपर का सेगमेंट रहता है जो इंसुलेटेड रहता है, इंसुलेट्स कॉपर सेगमेंट, ठीक ना। और देखिए ये आगे वाला जो भाग है ये वाइट तरह का जो है ये है आपका एंड कैप। क्या है? एंड कैप। तो इस तरह से आप सबको लिख लीजिए। और देखिए इसमें आपका पूछ रहा है ये X इंगित किया हुआ है तो ये है क्या? कम्यूटेटर राइजर, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा C, कम्यूटेटर राइजर। अब चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ DC जनरेटर। यह जो जनरेटर है उसका नाम क्या है? तो देखिए जिसमें देखिएगा ये सीरीज है, सीरीज फील्ड, इसको बोलते क्या चीज़? सीरीज फील्ड। ये है आपका शंट फील्ड। तो देखिए जिसमें शंट और सीरीज फील्ड दोनों हो तो वो तो किस में आ जाएगा? आपका कम्युलेटिव या डिफरेंशियल में, ठीक ना। इसमें देखिएगा कौन क्या आएगा। देखिए यहाँ से हम सिर्फ पता कर लेते हैं कि सीरीज फील्ड का करेंट का दिशा और शंट फील्ड का करेंट का दिशा देखिए अपोजिट है, एक दूसरे से अपोजिट है। जब अपोजिट रहे तो ये हो जाता है डिफरेंशियल, ठीक ना। क्या हो जाता है? डिफरेंशियल। और जब देखिए आर्मेचर और सीरीज फील्ड के पैरेलल में शंट फील्ड है तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड। क्या हो जाएगा? लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड। यानी यहाँ से आपका देख रहे कहाँ है? लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड पहला में है, लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड। चलिए अगर यहीं से क्वेश्चन रहता है अगर दोनों में करंट का डायरेक्शन एक ही दिशा रहता है तो ये होता है कम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड, ठीक ना, कम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड। देखिए अगर हम डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड की बात करें तो शॉर्ट शंट में होगा आर्मेचर के पैरेलल में आपका फील्ड वाइंडिंग रहेगा, ठीक ना, और उसके सीरीज में, ठीक ना, सीरीज वाइंडिंग रहेगा। तो वो भी कैसे? तो देखिए अगर आर्मेचर इसमें शंट फील्ड में करंट का डायरेक्शन इधर है तो सीरीज फील्ड में जो है उसका अपोजिट होना चाहिए। तो क्या करते हैं इसको इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, इस तरह से। देखिए तो ये जो करंट इधर से आएगा यहाँ पर किधर की ओर जाएगा? इधर की ओर जाएगा, यानी एक इधर एक इधर, तो ये डिफरेंशियल बन जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हिच रूल इज़ यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF इन द DC जनरेटर। आप सभी को पता है कि DC जनरेटर में EMF का पता करने के लिए, EMF की दिशा फाइंड आउट करने के लिए क्या रूल यूज करते हैं? तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ठीक ना। देखिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या कहता है कि अपने दाएँ हाथ की 3 उंगलियाँ थंब, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर को एक दूसरे से 90 डिग्री रखना है। और उसमें से क्या होगा? 4 फिंगर जो देता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देता है, और ये थंब जो देता है आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी फोर्स की डायरेक्शन देता है। तब जो है मिडिल फिंगर ये बताता है आपका EMF का डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? EMF का डायरेक्शन। तो देखिए जनरेटर में कौन सा रूल हो जाएगा? फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। देखिए अगला ऑप्शन D है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ठीक ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है व्हिच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द जनरेटेड EMF इन DC जनरेटर। देखिए EMF ज्ञात करने के लिए DC जनरेटर में कौन सा फार्मूला है? तो EMF को कहते हैं EG, यानी जनरेटेड EMF को EG से सूचित करते हैं। ये होता है P phi ZN बट्टा 60A, ठीक ना। जहाँ पर P है कितना? पोल की संख्या जनरेटर में, फाई है एक पोल पर कितना फ्लक्स है, Z है कि आर्मेचर में टोटल कंडक्टर की संख्या कितनी है यानी चालक की संख्या कितनी है, N है आपका कि आर्मेचर कितने गति से रन कर रहा है, स्पीड है, A है आपका समांतर पथ की संख्या।
तो यहाँ से फार्मूला ये आ जाएगा। तो देखिए ये फार्मूला कहाँ है, देखिए P5ZN/60 है, यानी सी जो है सही जवाब होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, व्हाट इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट द बैक ईएमएफ ऑफ डीसी मोटर। देखिए डीसी मोटर है ना, तो देखिए इसका बैक ईएमएफ फार्मूला ज्ञात करने के लिए देखिए तो जनरेटेड ईएमएफ जनरेटर में ईजी होता है और मोटर में होता है ईबी यानी बैक ईएमएफ होता है। ठीक ना, तो इसका फार्मूला होगा ईबी बराबर V माइनस IAR है। ठीक ना, ये होगा। और देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में यह कौन सा पार्ट है, उसमें भी ये एक्स जो इंगित किया है वह कौन सा पार्ट है। तो देखिए पहले कंस्ट्रक्शन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए यह आपका जनरेटर डीसी जनरेटर, देखिए जिसमें से आपका ये बाहरी भाग होता है क्या, फ्रेम या योक बोलते हैं, ये होता है आपका पोल। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये है पोल, अब पोल पर क्या होता है, ये पोल शू बनाते हैं, पोल शू, ठीक ना, रिपीट किया रहता है। और देखिए ये जो है आपका जो स्लॉट कटा हुआ है ये है आपका आर्मेचर है। ठीक ना, आर्मेचर पर रहता है क्या, कम्यूटेटर, और कम्यूटेटर पर रहता है ब्रश। यही ब्रश क्या करता है, करंट को कलेक्ट करता है। ठीक ना, यहाँ से समझे। अब तो देखिए इस चित्र में जो दिखाया था, देखिएगा इस चित्र में जो दिखाया है ये यही है, ये वाला पार्ट है इतना दूर, तो ये है पोल और आगे वाला पार्ट है क्या चीज़, पोल शू। तो देखिए ये है पोल आपका, नहीं ये है आपका पोल शू। ठीक ना, तो ये तो हो गया आपका पोल, सॉलिड पोल, ये है आपका पोल शू। तो ये पोल शू जो है लेमिनेटेड रहता है, क्या चीज़, लेमिनेटेड रहता है, पोल शू है। ठीक ना, और देखिए इसके बीच में देखिएगा दो ये छिद्र टाइप का दिख रहा है ना, ये स्क्रू रहता है, SCREW स्क्रू, यानी इसको क्या करते हैं, पोल और पोल शू को जब एक साथ हम रिपीट करते हैं तो ये स्क्रू की मदद से उसमें हम कर देते हैं। और देखिए आगे वाला जो ये आपका छिद्र दिख रहा है गोला टाइप का, ये होता है रिवीट, ठीक है, रिवेट किया रहता है। आई होप समझ गए होंगे। तो आपसे पूछ रहा है एक्स जो इंगित किया है भाग है, तो ये है आपका लेमिनेटेड पोल शू, इसका मतलब देखिए ये ऑप्शन डी में है पोल शू। ठीक ना, पोल शू। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी जनरेटर, आगे चित्र होगा, चलिए देखते हैं। देखिए कहता है इस जनरेटर का क्या नाम है बताने के लिए कहता है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए इसको कहते हैं आर्मेचर, ठीक ना, ये होता है फील्ड। यहाँ से देखिए ये है आर्मेचर और ये है आपका फील्ड। देखिए जब इसमें बाहरी से कोई डीसी सप्लाई देते हैं, देखिए ये है बाहर से कोई डीसी सप्लाई देते हैं, तो जब फील्ड वाइंडिंग में आर्मेचर से करंट नहीं लेकर अलग से सप्लाई देते हैं तो ये होता है सेपरेटली एक्साइटेड। क्या होता है, सेपरेटली एक्साइटेड, यानी देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, सेपरेटली एक्साइटेड। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हिच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय डीसी जनरेटर। देखिए जनरेटर जो है क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, नहीं, यानी यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, नहीं। तो देखिए आपका कहता है किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा का, मैकेनिकल एनर्जी को। देखिए अगला क्वेश्चन है 9th नंबर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ डीसी जनरेटर फील्ड, यानी यह जो फील्ड है इसका नाम क्या है। आपको अभी बताए, इसको बोलते हैं पोल, क्या होता है, ये पोल, ये होता है पोल शू होता है, नहीं। देखिए पोल पर जो वाइंडिंग करते हैं उसको बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। तो यहाँ से देखिए कितना वाइंडिंग किया हुआ है, देखिए 2 वाइंडिंग किया हुआ। तो छोटे टर्न वाले वाइंडिंग को बोलते हैं आपका सीरीज फील्ड, क्या बोलते हैं, सीरीज फील्ड, और बड़े वाले वाइंडिंग को बोलते हैं शंट फील्ड। ठीक, अब देखिए अब यहाँ से ये देखना है हमको, जब सीरीज और शंट रहेगा तो ये चल जाएगा कंपाउंड जनरेटर में। क्या चीज़, कंपाउंड जनरेटर में। अब देखिए हमको यहाँ से ये पता लगाना है कि करंट का डायरेक्शन, देखिए सीरीज फील्ड में भी और शंट फील्ड में करंट का डायरेक्शन सेम है। जब करंट का डायरेक्शन सेम होगा तो ये होगा आपका कम्युलेटिव कंपाउंड। क्या होगा, कम्युलेटिव कंपाउंड। ठीक, तो देखिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर जो है सही जवाब होगा। ठीक ना, अगर ये करंट का डायरेक्शन एक से दूसरे में उल्टा रहता है, ये बन जाता है डिफरेंशियल कंपाउंड। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
10 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। कहता देखिए डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है, सभी को पता है क्या चीज़ कि यह फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या करता है, कहता है कि जब किसी मैग्नेटिक पोल से फ्लक्स पास कर रहा हो उसके बीच में अगर कंडक्टर को रखिएगा, नहीं कंडक्टर को रखेंगे तो फ्लक्स यानी कंडक्टर के द्वारा फ्लक्स काटा जाएगा, नहीं तो उससे क्या होगा, ईएमएफ डेवलप होगा किसमें, कंडक्टर में। ठीक ना, तो देखिए 10 का क्या हो जाएगा आपका, 10 का हो जाएगा डी नंबर, यानी फैराडे का लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण। अब 11 नंबर देखिए, कहता व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ। देखिए ईएमएफ जो होता है उत्पन्न होता है वो दो प्रकार से, एक होता है स्टैटिकली, एक होता है डायनामिकली। यहाँ से पूछ रहा है आपका डायनामिकली का क्या होता है, तो डायनामिकली का फॉर्मूला होता है BLV sin थीटा। क्या होता है, BLV sin थीटा। जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। जहाँ पर देखिए B होता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है, ठीक ना। L होता है कि प्रभावित चालक की लंबाई, ठीक ना, यानी इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर। V होता है आपका कि यानी V होता है फील्ड एंड कंडक्टर के बीच का गति होता है, ठीक ना। और थीटा जो होता है आपका, ये होता है वह कोण होता है जिस पर चालक जो है मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है, ठीक ना। तो यहाँ से BLV sin थीटा आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। यहाँ देखिए चुंबकीय क्षेत्र का दिशा ज्ञात करने के लिए, और कुछ नहीं इसमें है, सिर्फ देखिए कहता है सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए क्या यूज करते हैं। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कॉर्क स्क्रू रूल का यूज करते हैं, नहीं। और देखिए और राइट हैंड पाम रूल का भी यूज करते हैं, लेकिन ये सर्कुलर कॉइल के लिए यूज करते हैं, ठीक ना। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है ये किसके लिए, मोटर में। अब मोटर में क्या चीज़, गति की दिशा ज्ञात करने के लिए। अब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो है ये ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, कॉर्क स्क्रू रूल। और देखिए आपके आंसर में नीमी के पैटर्न में आपका दिया है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक ना, तो आप इसको सही कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है डीसी जनरेटर का भाग का क्या नाम है। ये जो है पार्ट, इसका नाम क्या है। तो सभी को पता है, क्लास में बताए थे कि सबसे आउटर पार्ट है, बाहरी भाग है, जिसको बोलते हैं क्या, फ्रेम बोलते हैं, या इसी को योक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, योक। इसी पे ये जो है आपका, इसको आई बोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आई बोल्ट बोलते हैं। ये आपका फाउंडेशन होता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपसे पूछा जा रहा हो बॉडी के बारे में, तो इसको फ्रेम या योक बोलते हैं। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अगला कि हाउ मेनी पैरेलल पाथ इन डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग ऑफ 4 पोल डीसी जनरेटर। देखिए कितना पोल का जनरेटर है, पोल की संख्या 4 है और डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग है, ठीक है ना। तो कहता है समांतर पथ की संख्या कितना होगा। यहाँ से आइए देखते हैं। देखिए एक होता है आपका लैप वाइंडिंग, और एक होता है आपका वेव वाइंडिंग, एक होता है वेव वाइंडिंग। देखिए अब बात है कि लैप वाइंडिंग में क्या होता है, जहाँ पर करेंट का ज़्यादा ज़रूरत होता है और वोल्टेज का कम ज़रूरत होता है, उस स्थिति में लैप वाइंडिंग का यूज़ करते हैं, ठीक ना। और जहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा ज़रूरत होती है और करेंट का कम रिक्वायरमेंट होता है, उस स्थिति में वेव वाइंडिंग करते हैं। और देखिए दूसरा केस में देखिए लैप वाइंडिंग में जो है, अगर लैप रहे या सिंप्लेक्स लैप रहे, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, सिंप्लेक्स लैप रहे या सिंपली लैप रहे, तो उसमें पैरेलल पाथ यानी समांतर पथ की संख्या जो होता है, जितना पोल होता है उतना समांतर पथ होता है, ठीक ना। और देखिए अगर डुप्लेक्स लैप रहे, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग रहे, तो उसमें आपका पैरेलल पाथ की संख्या हो जाता है पोल से दुगुना, ठीक ना। और ट्रिप्लेक्स रहे, ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग रहे, तो उसमें समांतर पथ की संख्या हो जाता है 3 गुने पोल, ठीक ना। और हम इसमें बात करें तो वेव वाइंडिंग रहे या सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग रहे, ठीक ना, सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग रहे तो समांतर पथ की संख्या होता है 2 होता है, ठीक ना। और डुप्लेक्स रहे, डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग की बात करें तो समांतर पथ की संख्या होता है 4।
अगर ट्रिप्लेक्स की बात करें तो समांतर पथ की संख्या होता है 6, ठीक ना। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। तो देखिए, तो यहाँ से बात कर रहा है क्या चीज़, 4 पोल का डीसी क्या है, डुप्लेक्स लैप बैंडिंग है। तो डुप्लेक्स लैप बैंडिंग में क्या पढ़े, समांतर पथ की संख्या क्या होता है 2p के बराबर। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हो सकता है, देखिए समांतर पथ की संख्या हो जाएगा कितना 2 गुने p, तो 2 अगुने पोल की संख्या कितना है तो 4, यानी कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8 आंसर, ठीक ना, समझ गए। और देखिए अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है नेम द पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर, नेम द पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर, यानी यह जो पार्ट है इसका नाम क्या है। तो यहाँ पर देखिए कहता है इस पार्ट का नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं आपको आर्मेचर कोर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आर्मेचर कोर बोलते हैं, ठीक ना। और ये लेमिनेटेड होता है, क्या होता है, लेमिनेटेड होता है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आर्मेचर कोर विथ लेमिनेशन, ठीक ना। देखिए अगला क्वेश्चन की बात करें तो कहता है हाउ इंटरपोल आर कनेक्टेड इन डीसी जनरेटर। कहता है डीसी जनरेटर में इंटरपोल क्यों कैसे जुड़े होते हैं। तो देखिए इंटरपोल होता क्या है पहले ये समझ लीजिए, हम यहाँ बात कर लेते। देखिए इंटरपोल जो होता है मेन पोल के बीच में होता है, 2 मेन पोल के बीच में इंटरपोल होगा, ठीक ना। और इंटरपोल जो होता है मेन पोल से आपका छोटा होता है, ठीक ना। इंटरपोल पर जो वाइंडिंग करते हैं, ठीक ना, ये होता है आर्मेचर के सीरीज में, किसमें, आर्मेचर के सीरीज में। इसलिए सीरीज में करते हैं क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन जो होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है क्या चीज़, इंटरपोल, ठीक ना। तो चलिए देख लेते हैं, कहता है किधर होगा। तो देखिए आर्मेचर इन सीरीज विथ आर्मेचर, तो इंटरपोल कहाँ होगा, आर्मेचर के सीरीज में, जैसा अभी बताए। तो यानी क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इन ए सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, ठीक ना। क्या कहता है कि एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की आवश्यकता क्या है। अब यहाँ से बात कर लेते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होता क्या है। देखिए रेसिडुअल मैग्नेटिज्म वो कहते हैं कि पोल जो है, देखिए पोल में सेल्फ एक्साइटेड है, मतलब क्या है कि पोल में पहले क्या करते हैं, एक्साइट करते हैं, ठीक ना, किसके, आर्मेचर के मदद से, आर्मेचर के करंट की मदद से। इसमें क्या होता है, ये मैग्नेट बनता है। तो क्या होता है, जब एक बार जनरेटर स्टार्ट कर देते हैं फिर उसको आप बंद कर देंगे तो पोल में कुछ न कुछ मैग्नेट का गुण बच जाता है, यानी पोल जो है पूरा पूरी अपना मैग्नेटिज्म ख़त्म नहीं करता है, उसमें कुछ न कुछ शेष मैग्नेटिक बच जाता है, उसी को बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। जब तक आपका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं रहेगा तब तक सेल्फ जनरेटर जो है वोल्टेज निर्माण नहीं करेगा, क्योंकि शुरुआत में कि फ्लक्स तो रहेगा ही नहीं, तो फिर आर्मेचर कैसे कट करेगा फ्लक्स को, ठीक ना। तो इसमें वोल्टेज तो निर्माण होगा नहीं बिना फ्लक्स कटे हुए। इसलिए आपका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म अगर नहीं रहेगा तो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर जो है वोल्टेज बिल्डअप नहीं करेगा, यानी वोल्टेज निर्माण नहीं करेगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए तो कहता है क्यों रहेगा, तो ये क्या करता है, वोल्टेज का निर्माण करता है कि विश्व, यानी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रहने पर क्या होता है, यह वोल्टेज का निर्माण करता है, यानी ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा, समझे। देखिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच आर द 2 पॉइंट दैट द ब्रश कंटेक्ट रेसिस्टेंस मेजर्ड इन डीसी मशीन। कहता है कि डीसी मशीन में वो कौन से 2 बिंदु है जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। अच्छा ये बताइए कि ब्रश रहता कहाँ पर है। देखिए ब्रश कहाँ पे है, तो कम्यूटेटर पे है, ठीक ना। तो कम्यूटेटर और ब्रश के बीच में जो होगा वही है ना कंटेक्ट रेसिस्टेंस, ठीक ना। तो यह आपका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच का प्रतिरोध। देखिए ऑप्शन है रेसिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर, है ना। यहाँ भी है देखिए रेसिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर, 2 ऑप्शन एक साथ दे दिया है, ठीक ना, 2 ऑप्शन एक साथ है। तो आप दोनों में से कोई आंसर हो जाएगा सही, ठीक ना, क्योंकि 2 ऑप्शन सेम ही है। तो ऑप्शन हम इसको प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि इसमें निमी के पैटर्न में यही आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन सी, ठीक ना, बाकी तो दोनों सेम ही चीज़ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिएगा कहता है यह जो कैरेक्टराइटिस है इसमें यह एस एक्स जो है यह क्या इंगित करता है, ठीक ना। तो देखिए ये जो होता है ये आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप होता है, ठीक ना, जिसके कारण वोल्टेज इतना क्या हो जाता है, यानी कम हो जाता है। यहाँ से देखिए
और देखिए ये होता है आपका IARA ड्रॉप, ठीक ना, यानी आर्मेचर के प्रतिरोध में जो ड्रॉप होगा ये होता है, ठीक ना। ये होता है आपका आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। आपसे पूछा जा रहा है ये एक्स वाला पार्ट, तो ये क्या हो जाएगा, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, सॉरी आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, ठीक ना। आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप तो ये होगा, ये ऊपरा वाला पूछ रहा है तो आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, यानी ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा, ठीक ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के समांतर में जुड़ा हुआ है। यहाँ से देखिए कहता है आर्मेचर के कंपाउंड जनरेटर है ना, तो आर्मेचर के किस में समांतर में जुड़ा रहेगा क्या, फील्ड वाइंडिंग। देखिए आर्मेचर के समांतर में रहेगा तो बाकी जो ये बच जाएगा ये इधर वाला सीरीज होता है। तो देखिए कहता हुआ कौन सा जनरेटर होगा, ठीक ना। तो देखिए इसको बोलते हैं आप शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। क्या बोलते हैं, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, ठीक ना। यानी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका आंसर, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। अगर लॉन्ग शंट की बात करें तो यही क्या हो जाता, अगर ये कंपाउंड जनरेटर यानी आर्मेचर का में सीरीज प्रतिरोध जोड़ दें, इसके अगर पैरेलल में जोड़ दे या शंट, तो ये बन जाता है आपका लॉन्ग शंट। लेकिन देखिए सिर्फ कहता है कि आर्मेचर के पैरेलल में शंट जुड़ा होगा, तो इससे बनेगा क्या कि शॉर्ट शंट, ठीक ना। तो यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाई द आर्मेचर कोर ऑफ डीसी जनरेटर इज लेमिनेटेड। कहता है डीसी जनरेटर का आर्मेचर कोर जो है उसको लेमिनेट क्यों करते हैं। आप सभी को पता है कि इसको जो है इससे क्या होता है, लेमिनेशन करने से क्या होता है, यानी इडी करंट का लॉस जो होता है वह रिड्यूस हो जाता है, यानी कम हो जाता है, ठीक ना। इसलिए हम आर्मेचर कोर को क्या करते हैं, लेमिनेट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर की वाई आर्मेचर रेसिस्टेंस ऑफ डीसी जनरेटर इज़ वेरी लो। कहता है आर्मेचर में आर्मेचर का जो प्रतिरोध होगा वो वेरी लो क्यों होता है, कम क्यों होता है। देखिए यहाँ से आप समझ सकते हैं। देखिए कहता है आर्मेचर में, ये आर्मेचर है तो आर्मेचर का प्रतिरोध जिसको बोलते हैं आर ए, यानी आर्मेचर का प्रतिरोध ये जो है ये कम क्यों होता है। देखिएगा तो जनरेटर क्या करता है, वोल्टेज आपका लोड तक पहुंचाता है नहीं, निर्माण करता कितना है तो ईबी यानी सॉरी ईजी यानी जनरेटेड ईएमएफ नहीं। तो देखिए क्या होगा, लोड तक जनरेटर का क्या है, इफिशिएंसी कब ज़्यादा होगा, जब जितना जनरेट किया है अधिक से अधिक लोड तक पहुंचा देगा नहीं, लोड तक वोल्टेज जितना से जितना हो पहुंचा देगा। इसका मतलब क्या है कि रास्ते में वो जितना हो सके खपत कम करे, यानी वोल्टेज का लॉस कम करे नहीं, तब ना आगे जितना ज़्यादा हो सके लोड को देगा। इसका मतलब कि ड्रॉप कम करे नहीं, यानी जितना जनरेट कर रहा है उससे उतना या लगभग उतना पहुंचाएगा। इसका मतलब रास्ते में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है कम होगा। जब वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा आर्मेचर में, IA × RA। जब वोल्टेज ड्रॉप कम होगा इसका मतलब क्या है, प्रतिरोध कम होगा, तब तो वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। इसलिए आपका प्रतिरोध जो है कम रखा जाता है कहाँ, आर्मेचर में। ऐसा क्यों, क्योंकि आर्मेचर प्रतिरोध कम हो ताकि आगे जितना भी लोड लगा है वहाँ तक आपका प्रॉपर वोल्टेज पहुँचे। तो देखिए क्या है, रिड्यूस आर्मेचर करंट नहीं, रिड्यूस आर्मेचर वोल्टेज। हाँ ये हो जाएगा ना कि आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाई द डीसी जनरेटर शुड रन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए ये क्वेश्चन हम पहले भी पता है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही क्यों चलाना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, घड़ी यानी देखिएगा जनरेटर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने से क्या होता है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जो है वह यानी प्रोटेक्ट रहता है, सुरक्षित रहता है। इसको उल्टा डायरेक्शन में घुमाने से क्या होता है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्या होता है, नाश हो जाता है, ठीक ना। तो इससे देखिए क्या कहता है कि प्रोटेक्ट द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, यानी इससे क्या होगा, यानी क्लॉकवाइज घुमाने से आपका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म सुरक्षित रहेगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर कि व्हाई कंपेंसेटिंग वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड इन लार्ज डीसी जनरेटर। देखिए अब बात आ गया क्या चीज़ का, कंपेंसेटिंग वाइंडिंग। चलिए तो पहले जान लेते हैं कंपेंसेटिंग वाइंडिंग होता क्या है। जैसे बोले इंटरपोल जो होता है दो पोल के बीच में होता है, और कंपेंसेटिंग वाइंडिंग जो है ये पोल शू है ना, तो पोल शू में खांचा स्लॉट कटा हुआ होता है, ठीक ना, और उसमें वाइंडिंग जो करते हैं तो उसका नाम होता है आपका कंपेंसेटिंग वाइंडिंग, ठीक ना। ये भी जो है आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए आपका ये यूज करते हैं।
और कंपेंसेटिंग वाइंडिंग भी जो होता है आर्मेचर के साथ सीरीज में होता है, ये याद रखिएगा। इंटरपोल भी बोले सीरीज में होता है और कंपेंसेटिंग वाइंडिंग भी आपका सीरीज में होता है, किसके साथ? आर्मेचर के साथ। तो चलिए, कहता है कि कंपेंसेटिंग वाइंडिंग क्यों प्रदान की जाती है, तो ये है, देखिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, यानी आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट को क्या करने के लिए? कम करने के लिए, ठीक ना। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर, कहता व्हाट इज द रीजन फॉर डीसी जनरेटर फेल टू बिल्ड अप वोल्टेज। देखिए तो कहता है कि क्या कारण हो सकता है यदि डीसी जनरेटर अपना वोल्टेज निर्वहन करने में विफल हो जाता है। तो देखिए आप क्रिटिकल रेसिस्टेंस का नाम सुने होंगे। देखिए क्या होता है, यहाँ से समझ लीजिए, ये आपका आर्मेचर है, ये क्या है? फील्ड सीरीज शंट फील्ड है, क्या है? शंट फील्ड है। तो यहाँ से देखिए ये शंट फील्ड है, तो देखेंगे यहाँ से इसमें कहता है क्रिटिकल रेसिस्टेंस की बात करते हैं। क्रिटिकल रेसिस्टेंस वह रेसिस्टेंस होता है, देखिए क्रिटिकल रेसिस्टेंस शंट फील्ड रेसिस्टेंस का वह मैक्सिमम मान होता है जिससे अगर ज़्यादा कर दें तो वोल्टेज बनाने में जनरेटर जो है असमर्थ हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा? असमर्थ होगा। तो क्रिटिकल रेसिस्टेंस वह रेसिस्टेंस होता है फील्ड रेसिस्टेंस का कि उससे अगर ज़्यादा कर दीजिएगा तो क्या होता है, आर्मेचर यानी में वोल्टेज डेवलप नहीं हो पाता, यानी जनरेटर जो है वोल्टेज निर्माण कर नहीं पाता है। तो देखिए आपका आंसर पढ़ते हैं कि फील्ड रेसिस्टेंस इज एबव क्रिटिकल रेसिस्टेंस, यानी कि जब क्रिटिकल रेसिस्टेंस से ज़्यादा फील्ड रेसिस्टेंस हो जाएगा तो क्या करेगा? वोल्टेज निर्माण नहीं कर पाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ जनरेटर इफ़ इट्स फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ आर्मेचर। कहता है कि आर्मेचर के पैरेलल में अगर शंट फील्ड है, ठीक ना, शंट फील्ड है, तो यह कौन सा जनरेटर होगा? सभी जानते हैं, तो ये शंट जनरेटर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? शंट जनरेटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पोल स्विच इन डीसी जनरेटर। क्या है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पोल स्विच इन डीसी जनरेटर। आप यहाँ पर देखेंगे, कहता है पोल शू का क्या काम होता है डीसी जनरेटर में। अच्छा कहिए, अगर पोल शू नहीं रहता तो सिर्फ पोल रहता तो कहिए एरिया तो अभी कम है, जब पोल शू नहीं है तो जब यहाँ पर एरिया कम है तो फ्लक्स तो उतना ही पास होगा नहीं। अब पोल शू लगाने से क्या होता है, देखिए एरिया बढ़ गया, इसका मतलब ये जो एयर गैप है, ठीक ना, एयर गैप में ये जो फ्लक्स जो है समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। तो ये होता है पोल शू कर देने से क्या होता है, एयर गैप जो है, एयर गैप में फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है समान रूप से हो पाता है, ठीक ना। तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा स्प्रेड आउट फ्लक्स यूनिफॉर्मली इन एयर गैप, ठीक ना। एयर गैप में जो है फ्लक्स समान रूप से फैलता है, जिसके कारण हम क्या पोल शू का यूज़ करते हैं। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन देखिए व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन डीसी जनरेटर। देखिए स्प्लिट रिंग का ही काम होता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, जनरेटर जो है, जनरेटर में आर्मेचर है, नाम है डीसी जनरेटर, लेकिन उत्पन्न क्या होता है, एसी। क्या उत्पन्न होता है? अल्टरनेटिंग करंट। तो उसको डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए कम्यूटेटर यूज़ करते हैं नहीं। वही स्प्लिट रिंग भी वही होता है जो करंट को रिवर्सल करता है, यानी करंट को, अल्टरनेटिंग करंट है उसको यूनी डायरेक्शनल करता है, ठीक ना, डीसी बनाता है। तो यहाँ से देखेंगे कहता है कलेक्ट द करंट यूनी डायरेक्शनली, ठीक ना। स्प्लिटिंग का क्या काम होता है कि करंट को कलेक्ट करता है एक डायरेक्शन में, जिससे आपका डीसी मिलता है, ठीक ना। आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक ना। तो आपका पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इससे आगे वाला क्वेश्चन। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।